अच्छा, हम लैंग्राफ को शुरू किया था। लैंग्राफ हमने डिस्कस किया था कुछ चीज़ें कि जेनेटिक एआई के अंदर जो सबसे लाइक टॉप मोस्ट फ्रेमवर्क है जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम कोड लिख सकें एजेंट बनाने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए, वो लैंग्राफ है। अच्छा, लैंग्राफ के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो हम कोड कर सकते हैं वो ये सबसे लो लेवल ऑर्केस्ट्रेटर हमारे लिए फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो खुद से हार्ड कोडेड कर सकते हैं। अगर हम लैंग्राफ की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो भी हमें यही चीज़ बताती है। अच्छा, लैंग्राफ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जिसके अंदर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एजेंट के वर्कफ्लो को कंट्रोल करने की। मीन के ये लो लेवल ऑर्केस्ट्रेटर है, मतलब ये हमें बहुत सारी चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कंट्रोल्स बना सकते हैं। अगर एक एलएलएम को कॉल हो रही है या एक टूल कॉल हो रहा है तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी मतलब कब क्या चीज़ किस तरह हैपन होगी, इस चीज़ का कंट्रोल डेवलपर एंड के अंदर होगा। और इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो इसका फीचर है कि हम अपनी मर्जी से एक वर्क फ्लो के अंदर इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर 3-4 एक्शंस परफॉर्म करने एक एजेंट ने, हम अपनी मर्जी से सेंटर में उसको इंटरप्ट कर सकते हैं और उस इंटरप्शन के थ्रू जो है हम पूरा साइकिल ही ब्रेक कर सकते हैं। हम कोई यूजर से इनपुट लेके उसको उस साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम समअप करें, लैंग्राफ इज बिल्ड फॉर डेवलपर हु वांट टू बिल्ड पावरफुल अडॉप्टेबल एजेंट। डेवलपर चूज लैंग्राफ फॉर, क्यों चूज करते हैं लैंग्राफ को? रिलायबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, स्टेयर एजेंट एक्शन एंड मॉडरेशन चेक, ह्यूमन द लूप अप्रूवल्स। वो ये चाह रहा है कि इसके अंदर रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा, रिलायबल होने का हम किस चीज़ को रिलायबल बोलते हैं? जो चीज़ कम मिस्टेक्स करे। अच्छा, मिस्टेक्स कम कैसे करेगी? अगर वो अपने वर्कफ्लो के अंदर ह्यूमन की इंटरेक्शंस को अलाइव रखेगी। अगर आप फुली ऑटोनोमस एजेंट बनाओगे ना, कि कुछ भी ह्यूमन ना करे, तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब लेट्स सपोज एक एलएलएम एक डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन में उसको कंफ्यूजन है, तो वो एक ह्यूमन से इनपुट ले सकता है इन बिटवीन। अब ये लैंग्राफ की जो कैपेबिलिटी है। अच्छा, लैंग्राफ जो है वो इसके अंदर मेमोरी का फीचर बहुत अच्छा है, यानी एक लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लो को परसिस्ट रख सकता है। यानी अगर इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके नेक्स्ट जो फीचर्स हैं, लेकिन मेन जो कोर है इसका कि ये हमें रिलायबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी देता है एक साइकिल को कंप्लीट होने के दौरान। अच्छा, लो लेवल एंड एक्सटेंसिबल, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपने जो भी काम करना है, जितने भी प्रिमिटिव ये प्रोवाइड करता है, उनको आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू जो है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट क्लास स्ट्रीमिंग सपोर्ट। इसके अंदर जो है स्ट्रीमिंग की सपोर्ट है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को एलएलएम लेवल पे स्ट्रीम कर सकते हो। तो अगर हम इसके पास जाएं, हम जो लास्ट टाइम चीज़ देख रहे थे, फर्स्ट हमारी इस रिपोजिटरी के अंदर लैंग्राफ में 1 से लेके 19 तक स्टेप्स हैं, तो हम 1 बाय 1 वो सारे जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले लैंग्राफ के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो कंसेप्ट हमने सीखना है, वो ये है कि एक वर्कफ्लो के अंदर
लाइक मल्टीपल एक्शंस होते हैं। एक एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर जब हम एक एजेंट बनाते हैं, वो एजेंट अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए सेट ऑफ एक्शंस लेता है, यानी मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उसके। जैसे हमने जिसको हम लूप भी बोलते हैं टेक्निकली, वो क्या होता है, जब यूजर की रिक्वेस्ट आएगी उसके बाद मे बी फर्स्ट एजेंट चलेगा, फिर वो एजेंट जो है वो LLM से यूजर की क्यूरी को प्रोसेस करवाएगा, करवाने के बाद वो टूल कॉल करेगा, टूल कॉल करने के बाद वो X काम करेगा, Y काम करेगा, Z काम करेगा, फिर फाइनल आउटपुट आएगी वो फिर यूजर को जाएगी। तो इसको हम नॉर्मली लूप बोलते हैं कि एजेंट लूप जो है ना अपना उसने एक लूप कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब हम एक एजेंट लूप अपना कंप्लीट कर रहा होता है, हम उस पूरी ट्रांजैक्शन में जो भी डाटा जनरेट होगा, ऐड होगा, रिमूव होगा, उसकी हम एक स्टेट बना सकते हैं। उसको हम लैंग्राफ के अंदर स्टेट बोलते हैं, समटाइम्स स्टेट ग्राफ भी आप वर्ड सुनेंगे। तो उसका मकसद क्या है कि अगर आप एक मल्टी एजेंटिक सिस्टम बना रहे हैं या एक वर्कफ्लो बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म होंगे, अब हर टास्क जो है वो कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा। डेफिनेटली एक वर्कफ्लो जब बनेगा कि ईमेल कर दो, ईमेल के बाद ये टास्क कर दो, उसके बाद ये टास्क कर दो, उसके बाद हर टास्क की कोई ना कोई इनपुट होगी और कोई ना कोई उसकी आउटपुट होगी। ऐसे ही होगा ना, उसकी कोई ना कोई इनपुट होगी और कोई ना कोई आउटपुट होगी। अब वो इंफॉर्मेशन जो उसकी आउटपुट्स हैं, अगर हम परसिस्ट करना चाहे, एक तो होगी ना फाइनल आउटपुट, लाइक एक टास्क, एक गोल है वो हमने अचीव करना है, तो उसकी फाइनल आउटपुट हमारे पास है, यूजर ने क्यूरी की फाइनल आउटपुट आ रही है, नॉर्मली हमने यही देखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार कि हर एक स्टेज के ऊपर हर कंपोनेंट या हर इंडिविजुअल प्रिमिटिव, यानी हर एक छोटी चीज जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और जो इनपुट उसको मिल रही है, उसको आपने लॉक करवाना है, उसको आपने किसी स्टेट में सेव करना है, तो वो ऑप्शन हमें लैंग्राफ प्रोवाइड करता है। और ये बहुत ही पावरफुल फीचर है इसका। लाइक इसकी बेस पे हम अपनी मर्जी से एजेंट को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। जैसे अगर एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टास्क, उसमें मल्टीपल टास्क करने, तो हर टास्क एक कंपोनेंट परफॉर्म करेगा। हर एक कंपोनेंट ने अपना कोई ना कोई काम करना है। वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी जो आउटपुट आएगी वो हम स्टेट में सेव कर देंगे। तो स्टेट इज जस्ट लाइक अ सेंट्रल स्टोर। तो एक एजेंट जो है वो काम करते जा रहा है और उसकी एक स्टेट बन गई है। उस स्टेट में कोई भी कंपोनेंट डाटा सेव कर सकता है और कोई भी कंपोनेंट डाटा उससे रीड कर सकता है। और जब फाइनल काम हो जाएगा, यानी लैंग्राफ में जब एक एजेंट चलता है और एक एजेंट जब एंड होता है, जब एजेंट चलता है हम इनिशियल स्टेट देते हैं, और जब एजेंट खत्म होता है तो एजेंट हमें, एक एजेंट का जो लाइफ साइकिल है जब वो कंप्लीट होता है तो वो एजेंट हमें वही कंप्लीट स्टेट हमें रिटर्न कर देता है जो हमने डिफाइन की होती है। यानी इसके दौरान किसी भी कंपोनेंट ने जो भी गोल अचीव करना है तो टेक्निकली वो करता क्या है, वो स्टेट को अपडेट करता है। बात समझ आई? तो समझो कि मेरे पास एक, अगर मैं इसको ड्रा करके दिखाता हूं आपको, हाँ, तो देखिए अगर मेरे पास एक्चुअल में डाटा है तो उस डाटा की बेस में मैं डिसीजंस ले सकता हूँ। उसमें क्या होता है, जब फुली ऑटोनोमस एजेंट बनाते हैं तो हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। अभी लैंग्राफ क्या कहता है, 100% कंट्रोल। 100% कंट्रोल का मतलब क्या है, हर स्टेप के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या डाटा जनरेट हुआ है, उस डाटा को देखते हुए आप डिसीजन ले लें कि नेक्स्ट क्या करना है। बात समझ रहे हो? लेकिन बाकियों में ये ऑप्शन नहीं है। बाकियों में क्या है, इनपुट दिया, फाइनल आउटपुट ही आएगी, सारा काम उसने ही करना है। लैंग्राफ लो लेवल टूल है। लो लेवल टूल यानी हमने ओपन एजेंट एसडीके भी देखा, क्रू एआई भी है, और भी बहुत सारे डिफरेंट एजेंटिक वर्क के टूल्स हैं। वो ऑलमोस्ट सारे टूल क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट, उसके इन बिटवीन क्या होता है, उस चीज का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। यानी हम अपनी मर्जी से साइकिल को एंड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? यानी एक साइकिल चल रहा है, अब एक एजेंट है, हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी तुमने ये करना है, अब इनपुट आई है, उसने आउटपुट ही देनी है मुझे। अब उसके दौरान अगर उसको कुछ और मसला हो गया है और उसकी बेस पे अगर मैंने उसका राउट बदलना है
कि तुमने इस रास्ते पे नहीं इस रास्ते पे जाना है, तो वो कंट्रोल वहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की हमें प्रिमिटिव्स देते हैं, वो हमें वो नेटिव कंट्रोल्स नहीं प्रोवाइड करते। तो लैंग्राफ हमें क्या कहता है? नेटिव कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अब नेटिव कंट्रोल जब प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? उसमें होगा ये कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं कि नेक्स्ट काम क्या करना है। ये मेजर फर्क है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये कुछ टास्क हैं करने को, यानी ये एक नोड ही हम बोल लेते हैं, ये एक नोड है। नोड मतलब वो एक तरह का काम परफॉर्म करता है, एक तरह का टास्क परफॉर्म करता है, या इसको दूसरी लफ्जों में आप एजेंट भी बोल सकते हो, सारे वर्ड इसके लिए ठीक है। नोड जो एक्चुअली टास्क परफॉर्म करेगा, टास्क मतलब टास्क तो टेक्निकली एजेंट ही करते होते हैं, तो समझो ये एक एजेंट ही है। तो अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में बोलें तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक एजेंट होगा। तो ये एक एजेंट है। अच्छा, ये एक टास्क हो गया हमारे पास। अब हमें पता है कि एक एजेंट या एक नोड जो होता है वो क्या करता है, वो उसके पास मल्टीपल टूल्स की कंट्रोल होता है, तो वो इनके पास भी होगा टेक्निकली। तो ये दूसरा हो गया। इसी तरह ये हमारे पास तीसरा नोड हो गया जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। अब इन सब के ऊपर यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्टेट है, वो सारे सबके लिए क्या होगी? शेयरेबल होगी। अब इसमें लेट्स सपोज हम कोई भी डाटा रख सकते हैं, यानी कोई भी की पे कोई भी पाइडेंटिक का मॉडल हो सकता है, यानी इसमें कोई भी डाटा आप रख सकते हैं। जैसे हम यूजर की क्वेरी में से ईमेल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो शुरू में वो एम्प्टी होगी, स्ट्रिंग टाइप की, ऐसे ही। अब एक स्टार्ट नोड होगा, यानी अब इतने सारे नोड हैं, यानी इतने सारे एजेंट हैं, अब इस तरह कह लो, तो वो कोई ना कोई टास्क तो परफॉर्म कर रहे होंगे ना। अब किसने कहां से स्टार्ट लेना है ये हम डिफाइन करते हैं, तो मैं कहता हूं यहाँ इस वाले से स्टार्ट लेना है। अब ये वाला इस पर्टिकुलर स्टेट को अपडेट भी कर सकता है और इससे स्टेट जो है वो रीड भी कर सकता है। सेम ये भी यही काम कर सकता है। अच्छा, जब इसने यहां से स्टेट रीड की, अब इसके पास अब ये कंट्रोल है कि उस डेटा की बुनियाद पे ये डिसाइड कर ले कि नेक्स्ट नोड कौन सा चलाना है। यानी इसने डेटा सेव किया, यहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से ये हमारा स्टार्ट नोड है। अच्छा, स्टार्ट इस पे आया, इसने स्टेट में सेव किया कुछ, इसने स्टेट से रीड किया। अब जो इन्फॉर्मेशन इसने सेव की थी वो स्टेट में चली गई, जो इसने रीड की वो स्टेट से कर ली। अब उसकी बेस पे ये पूरे का पूरा राउट ही चेंज कर सकता है कि तुमने इस तरफ जाना है और तुमने इस तरफ जाना है, बेसिस ऑन दी डाटा, या इस स्टेट की बेस पे, या इसने एलएलएम कॉल किया, क्योंकि हर नोड के अंदर पावर है ना, वो एलएलएम कॉल भी कर सकता है, वो टूल कॉल भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसने एलएलएम कॉल किया, एलएलएम ने उसको बताया या कुछ भी किया, उसकी बेस पे उसने कहा कि इधर जाना है, उसकी बेस पे उसने आगे डिसाइड कर लिया, उसकी बेस पे आगे। इसीलिए अगर आप लैंग्राफ में देखें तो दो बड़े प्रिमिटिव्स हैं इसके। वो क्या कहता है, हमारे पास लिस्ट ऑफ नोड्स हैं, यानी नोड 1, नोड 2, नोड 3, इस तरह हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, ऐसे। ये हमारे पास जो है ना कुछ नोड्स हैं। ये जी हमारे पास नोड है। अब हर नोड अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो लैंग्राफ हमें अपॉर्चुनिटी, जैसे लेट्स सपोज ये अगर स्टार्टिंग नोड है हमारा, वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर अपने नोड्स को स्विच कर सकते हैं। कोई यहां से जा रहा है, कभी वो इस तरफ जा रहा है, यहां से वो इस वाले नोड पे जा रहा है, इस नोड से वो दोबारा इस नोड पे आ रहा है, यहां से अगेन वो इस नोड पे जा रहा है।
इनको हम एजेस बोलते हैं। एजेस मतलब कि किस डायरेक्शन में आपने मूव होना है। तो एक एजेंट यहां से शुरू होगा, वो किसी भी नोड से एग्जिट कर सकता है, और यहां से अगर वो एग्जिट करता है, ये उसका एंड होगा और ये उसका स्टार्ट होगा। तो इससे हम क्या अचीव कर पा रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो हमने बना लिया अपनी मर्जी से, बेस्ड ऑन द डिसीजंस हम उसका राउट पाथ चेंज करते जा रहे हैं। तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, और फिर जब उसका पूरा गोल हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। वर्सेस जो पहले यानी जो दूसरे इसके अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क हैं, उसमें क्या होता है, एक एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको इनपुट देते हैं, उस इनपुट की बेस से वो हमें आउटपुट दे देते हैं। दैट्स इट। यानी इन बिटवीन हम अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां पे क्या है, अब अपनी मर्जी से उसकी किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हो। नहीं, उसमें क्या हो रहा था कि अगर हम उसमें भी हमारे पास डिजाइन के पैटर्न्स थे, ऐसे ही है ना, कि हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे थे कि किस पर्टिकुलर एजेंट ने कब क्या इनपुट। लेकिन एक यानी जब एक एजेंट अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा था, उसकी इनपुट और उसकी आउटपुट के दौरान, उसके सेंटर में हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन ये समझो ये सारा एक ही एजेंट है, और इसके अंदर हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम उसके किसी भी स्टेप के ऊपर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यानी एक ही एजेंट से हम 2-3 डिफरेंट तरह के गोल्स अचीव करा सकते हैं, बेस्ड ऑन द यूजर आउटपुट, बेस्ड ऑन द एक्चुअल आउटपुट। यानी इसमें हमारे पास कंट्रोल है कि हम क्या आउटपुट पैदा करना चाह रहे हैं। उसमें क्या था, आउटपुट हमें मिलती थी, ऐसे ही है ना। यानी कि इसमें हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम एक्चुअल में क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और उस वर्कफ्लो को हम कॉम्प्लेक्स तरीके से रीडायरेक्ट या रीड आउट कर सकते हैं। यानी हर नोड ये एक पाइथन का फंक्शन है। जिस तरह एक टूल एक पाइथन का फंक्शन होता है ना, इस तरह लैंग्राफ में नोड भी एक पाइथन का फंक्शन है। उसके अंदर हम चेक्स लगा सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल चीज है कि नॉर्मली एक यानी समझो कि एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसकी बेस पे मैं चेक्स लगा सकता हूँ। अभी आउटपुट नहीं आई है, लेकिन उसकी बेस पे मैंने चेक लगा के नेक्स्ट डिसीजन ले लिया है। या उसी के दौरान अगर मैं चाहता हूँ कि यार वर्क फ्लो शुरू हुआ है, इस वाली लोकेशन पे आके मैं कहता हूँ कि यार कोई ऐसी आउटपुट आ गई है जिसकी मैंने यूजर से अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, यानी अभी वर्क फ्लो एंड नहीं हुआ, उसके दौरान ही हम यूजर के पास दोबारा जा सकते हैं। इसीलिए हमें ये कंट्रोल दे रहे हैं। यानी एक लाइफ साइकिल एक एजेंट का कंप्लीट होने, एक गोल कंप्लीट होते होते उसके दौरान भी आप ह्यूमन के पास दोबारा जा सकते हो, और ह्यूमन अपनी जो भी इनपुट देगा वो, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कि आपने डिसाइड किया मैंने यूजर के पास दोबारा जाना है, आप दोबारा जा सकते हो। उसने जो डाटा दिया उस डाटा की बेस पे फिर आप डिसाइड करोगे अगला नोड क्या चलाना। फिर आप यहां तक आ गए, आपने फिर फंस गए, आपने फिर कहा यार मैंने यूजर के पास दोबारा जाना है, तो आप जा सकते हो। आप यूजर के पास दोबारा चले जाओ। अब यूजर के पास दोबारा के यूजर से फिर आपने डिसाइड करवाया, यूजर ने फिर आपको डाटा दिया, यानी एक डाटा था जो एलएलएम दे रहा है, अब एक डाटा है आपके पास एलएलएम का, डाटा का भी बेस पे आप कंडीशंस लगा सकते हो। आप यूजर का डाटा जो यूजर दे रहा है ह्यूमन इन द लूप का कंसेप्ट यूज करके उसकी बेस पे भी कंडीशन लगा सकते हो। आप अपने साइकिल के ऊपर 100% कंट्रोल रखते हो कि उसको किस तरफ रिडायरेक्ट करना है, और ये बहुत पावरफुल फीचर है इसका। नॉर्मली अच्छा ये हर दफा रिक्वायर्ड नहीं होता बेस यानी एक आपने चैट एजेंट बनाना है तो उसमें क्या ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बन जाएगा ना। लेकिन अगर कहीं ऐसी आप एप्लीकेशन बना रहे हो इसमें कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स हैं, वहां पे भी डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमारे पास लो लेवल का कोड की कंट्रोल्स ना हो। अज्यूम करें हम फोटोशॉप का एजेंट बना रहे हैं, यूजर उसको बोलेगा कि ये वीडियो है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, अब इसका ये कर दो, अब वो कर दो। अब वो तो बहुत बड़ा टूल होता है। अब वहां पे कुछ प्री डिफाइंड एजेंट सारा गोल अचीव नहीं कर सकते, वहां पे हमें कंट्रोल चाहिए और यूजर की इनपुट भी रिक्वायर्ड होगी ड्यूरिंग उसके। ऐसे ही है ना, अगर आपने देखा हो कर्सर भी क्या करता है, ह्यूमन को लूप में बहुत रखता है। कोई कमांड रन करनी है तो वो रुक जाता है, वहां कहता है रन करो या कैंसिल करो।
क्यों? अगर वो ऐसा नहीं करेगा, हम ऑटो रन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो मिस्टेक्स भी करता है। और समझ रहे हो? यानी उसने लूप, एक हमने उसको क्यूरी दी, उसने आउटपुट लेके आने तक 8 से 10 दफा यूजर को लूप में रखा। ऐसे करता है ना वो, उससे क्या होता है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है, वो उस डायरेक्शन में जाता है जिसमें यूजर जाना चाहता है एक गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा एक तो ह्यूमन इन द लूप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इटसेल्फ साइकिल के अंदर डिसीजंस लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली या तो एजेंट आगे हैंड ऑफ हो रहा है, या एक एजेंट कंप्लीट अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, उस टास्क के दौरान हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक एजेंट है, उसको इनपुट दी, वो आउटपुट दे रहा है, उस आउटपुट की बेस पे हम अगले एजेंट का तो डिसीजन ले पा रहे हैं, लेकिन उस एक एजेंट जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो हमें लाइन ग्राफ प्रोवाइड कर रहा है। ये समझो यहां से लेके यहां तक ये एक ही एजेंट है, और उसी एजेंट के मल्टीपल हिस्से हैं, उसी एक एजेंट के मल्टीपल हिस्से हैं। तो स्टार्ट से लेके एंड तक उसी एक एजेंट के मल्टीपल हिस्से हैं। तो नोड 1 से लेके मतलब ये मल्टीपल नोड हैं, और एक अपना अपना काम जो है परफॉर्म करेगा। तो इन सब ये अब डिसीजंस कैसे होते हैं? सबसे पहली चीज कि हर नोड के पास स्टेट होनी चाहिए, ताकि लाइक यहां पे एक सेंट्रल प्लेस होनी चाहिए जिसके अंदर डाटा पड़ा है, और वो डाटा कोई भी नोड कभी भी एक्सेस, जिस भी नोड को ये वाला डाटा चाहिए वो कभी भी उसको एक्सेस कर पाए। क्या ख्याल है? वो नोड कभी भी उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। जो नॉन स्टेट ग्राफ भी होते हैं, उसका मतलब ये हो गया कि वो सेंट्रलाइज डाटा नहीं रखते हैं, कोई एक नोड दूसरे नोड को डाटा शेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन हम यूज करेंगे स्टेट ग्राफ, ताकि एक स्टेट बने और वही सारे नोड्स के दरमियान शेयरेबल हो, और वही नोड, हर नोड के पास मल्टीपल टूल्स भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो अब कहीं ना कहीं से इस पर्टिकुलर ग्राफ ने स्टार्ट लेना है, और वो उसका स्टार्ट नोड होता है। स्टार्ट नोड कुछ नहीं, एक एम्प्टी नोड होता है जिसका काम ये है कि यहाँ से आप इनिशियलाइज कर दो वर्कफ्लो को, और एंड नोड यहाँ पे इसको खत्म कर दो। वो बने बनाए फंक्शंस हैं, हम उनको यूज करते हैं कि चलो स्टार्ट लेते हैं। स्टेट ग्राफ का फंक्शन है लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ से निकलता है। ये क्या करता है, जिसके अंदर हम अपनी स्टेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी रख सकते हैं, ये आईडी, ईमेल, 15, 20, 50 कीज की जो है वो स्टेट्स बना सकते हैं। अब हर नोड के इनपुट के अंदर हमें स्टेट जो है ऑटोमेटिकली मिल जाती है, हम प्रोवाइड नहीं करते, हमें खुद ही मिल जाती है। और उसी स्टेट को हम रिटर्न भी कर सकते हैं, यानी एक नोड जो स्टेट रिसीव करेगा उसी ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न भी कर सकता है। तो अब अगर इसको स्टेट मिल रही है तो उसमें क्या मिलेगा, ग्राफ स्टेट। अगर मैं इसमें ईमेल भी रख देता हूं फिर क्या मिल जाएगा उसको, ईमेल भी मिल जाएगी, ग्राफ स्टेट और ईमेल। अब यहां इस स्टेट में क्या क्या चीजें हैं, ग्राफ स्टेट और ईमेल। अब जो ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये किसको अपडेट कर रहा है, ईमेल की वैल्यू क्या होगी, जो ओल्ड वाली है। समझ रहे हो? यानी किसी भी लोकेशन पे हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह नोड 2 है, उसके पास भी स्टेट मिलेगी और वो भी अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। अब अगर हम जाते हैं यहाँ, इसकी अगर हम फ्लो को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप ये नोड देखो, नोड क्या कर रहे हैं, नोड क्या है, पाइथन का फंक्शन है।
उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे टूल एक होता है ना ऐसे, नोड एक फंक्शन है सिंपल। अच्छा, उस नोड के दरमियान आप कुछ भी काम कर सकते हैं। देखो ना, एक हमने तो इसको देखना है, हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ है और वो किसके ऊपर गया है, नोड 1 पे। अब नोड 1 पे जाने का मतलब क्या है, उसने ये फंक्शन चला दिया। अब नोड 2 पे जाने का मतलब क्या है, उसने ये वाला फंक्शन चला दिया। नोड 3 पे जाने का मतलब क्या है, ये चला दिया। और जब वो एंड पे चला गया है, इस एंड पे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा, लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो टेक्निकली हमारा ये वाला एजेंट अगर अभी देखें हम, ये कोई भी एलएलएम कॉल नहीं कर रहा। इसमें यूजर की जो इनपुट आ रही है उसको कोई भी एलएलएम प्रोसेस नहीं करा। ये कब होगी, जब हम किसी नोड में एलएलएम को कॉल करेंगे। यानी समझो कि उसमें क्या होता था कि एक एजेंट खुद से ही एलएलएम कॉल कर रहा है, तो खुद ही आउटपुट दे रहा है हमें। और अगर फाइनल आउटपुट नहीं है, कोई टूल कॉल है, वो कॉल करके फिर दोबारा से एलएलएम कॉल खुद कर रहा है। यहां पे हमारे पास कंट्रोल है, अगर हम एलएलएम कॉल करेंगे नहीं तो होगी नहीं, अगर हम करेंगे तो होगी। समझ रहे, कंट्रोल की बातें जो हो रही हैं कि ये यानी यहां पे ये एक एजेंट है। एजेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स। कलेक्शन ऑफ नोड्स क्या है, पाइथन के फंक्शन। अब पाइथन के फंक्शन में करना क्या है, वो आपकी, आप जो चाहे कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा सिंपल चीज कुछ नहीं हो सकती, मतलब इससे ज्यादा कंट्रोल आपको मिल नहीं सकता। तो इसका मतलब लैंग्राफ क्या कर रहा है, वो एक वर्क फ्लो बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक वर्क फ्लो बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है। लैंग्राफ जो है वो आपको एक वर्क फ्लो बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है। बाकी का काम सारा आपने खुद से मैनेज करना है। अच्छा, अब कुछ चीजों में ये हमें यानी आपकी मर्जी है कि आप फुली ऑटोनोमस एजेंट भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और फुली 100% कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है लैंग्राफ के केस के अंदर। अच्छा, ये तो सिंपल पाइथन के 3 फंक्शन हो गए, और इन तीनों फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट रिसीव कर रहे हैं, स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। स्टेट अपडेट कैसे होती है, जो चीज आप रिटर्न करोगे। अच्छा, एक चीज जरूरी है कि आपने जो रिटर्न करनी है ना वैल्यूज, वो की यानी आपने एक डिक्शनरी रिटर्न करनी है, लेकिन उस डिक्शनरी में एग्जैक्ट वो वाली की होनी चाहिए जो आपने स्टेट में रखी हुई है। अगर वो नहीं है, कोई और होगी, तो वो फिर कोई और वैल्यू सेट हो जाएगी ना। आपको अपनी जो आपने मॉडल डिफाइन किया है उसी के अंदर आपने एक्चुअली प्ले करना है, वही आपको इनपुट में मिलेगी और वही आपको आउटपुट में मिलेगी। अच्छा, ये भी सारे फंक्शन है। फिर एक एजेंट को अगर आपने डिसीजन कराना है, अभी ये नहीं ये चलना है, वो भी एक पाइथन का फंक्शन है, उसमें भी आप 100% अपना कोड लिख सकते हो। अच्छा, अब एजेंट क्या कर रहा है, एजेंट हमारा लैंग्राफ में एजेंट ये काम कर रहा है क्या, हमें स्टेट ग्राफ का फंक्शन दे रहा है जिसको हम इनिशियल स्टेट दे रहे हैं। ये हमें क्या बना के दे रहा है, एक बिल्डर, ये एजेंट बनाने वाला बिल्डर। इसमें एजेंट क्या होता है, एक्चुअल वर्क फ्लो को हम एजेंट बोलते हैं। एजेंट क्या होता है, डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस। एक वर्क फ्लो ही होता है ना कि इसने ये गोल अचीव करना है, उसके लिए ये काम उसने करने हैं, इसको हम एजेंट बोलते हैं। अब उसने क्या क्या काम करने हैं उसकी डेफिनेशन हम डिफाइन करने लगे। हमने बोला कि आप एक स्टेट ग्राफ एजेंट हो, मतलब आपके सारे नोड्स एक सेंट्रलाइज स्टेट को रीड कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं। फिर हमने बोला कि आपके पास कितने नोड्स हैं, 3 नोड है, वो हमने बिल्डर में बस ऐड कर दिए। देखो ना, 3 पाइथन के फंक्शन है, एजेंट को क्या पता है कि उसके कितने फंक्शन है, 3, वो तो पाइथन के सिंपल फंक्शन है। अगर मैं इसको यहाँ पे नोड 1 को ऐड नहीं करता तो उसको क्या पता कि नोड 1 भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या कहता है, स्टेट ग्राफ से उसने एजेंट बनाना शुरू किया, स्टेट ग्राफ से उसने क्या करना शुरू किया, एजेंट बनाना शुरू किया।
अब यहां तक जो एजेंट बना उसके पास क्या है कि भाई ये सेंट्रलाइज स्टोर है, उसके अंदर ये कीज जो हैं वो शेयरेबल हो सकती हैं। अब हमारे केस में स्टेट क्या है, एक सिंपल है पाइडेंटिटी की क्लास, पाइडेंटिटी कर लें या टाइप डिक्शनरी से बना लें, तो वो एक ग्राफ स्टेट है, एक सिंपल कोई भी एबीसी वैल्यू भी रख सकते हो आप इसकी, तो हमने ग्राफ स्टेट रखा हुआ, उसको देके हमने एक बिल्डर बना लिया। बिल्डर को बोला कि यार ये तीन जो फंक्शन है ना ये तुम्हारे क्या है, नोड है, और अब ये नोड तीन हो गए, अब इनका वर्क फ्लो क्या होगा, यानी ये कहां से शुरू होंगे, कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, कौन क्या डिसीजन लेगा, ये अब बात आ गई है एजेस पे। हमने बोला ऐड एजेस, एक एज ऐड करो जो कहां से शुरू होगा, स्टार्ट एजेंट से। अब स्टार्ट एजेंट क्या है, लाइन ग्राफ बनाए देता है, एम्प्टी फंक्शन जो करता कुछ नहीं है, स्टार्ट लेता है, उसने स्टार्ट लिया एग्जीक्यूट करना, और उसने कहां रिडायरेक्ट कर दिया, पहले पैरामीटर में वो पूछता है कहां से रिडायरेक्ट करना है और दूसरे में किधर करना है, तो कहां से करना है वो स्टार्ट एजेंट है, और कहां से करना है, कहां पे करना है वो नोड 1। अब नोड 1 के बाद हमने क्या चला दिया, डिसीजन बॉक्स, हमने दूसरा पैरामीटर ही नहीं दिया। अगर मैं यहां पे लिख दूं नोड 2 तो क्या होगा, नोड 1 से कहां पे कंट्रोल चला जाएगा, नोड 2, यानी नोड 1 वाला जब फंक्शन कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन कर लेगा तो फिर कौन सा फंक्शन चल जाएगा, नोड 2 वाला फंक्शन चल जाएगा। अच्छा हमने ऐसा नहीं किया, तो हमने कहा कि ये डिसीजन जो है ना फंक्शन लेगा, हम फंक्शन के पास गए, उसने क्या डिसीजन लिया, कुछ भी नहीं, रैंडम फंक्शन की बेस पे एक दफा उसने नोड 2 रिटर्न कर दिया और एक दफा नोड 3। जब ये रिटर्न ये फंक्शन चलेगा और रिटर्न करेगा नोड 2 तो क्या होगा, यहां पे स्ट्रिंग नोड 2 आ जाएगी, जब रिटर्न नहीं करेगा नोड 3 तो स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, नोड 3 आ जाएगी। नोड 2 के बाद हमने कहा कि नोड 2 के बाद अगर कंट्रोल नोड 2 के पास चला जाता है जो कि ये वाला एज लेके जाएगा, अगर नोड 2 के बाद फिर नोड 2 किधर लेके जाएगा, एंड कर देगा, और नोड 3 अगर चला जाता है वो किधर लेके जाएगा, एंड कर देगा। समझाई बात। अब अगर मैं यहां पे लिख देता हूं नोड 3, तो अब ये वर्क फ्लो क्या होगा, सबसे पहले क्या चलेगा, नोड 1, फिर कंडीशन, अगर नोड 3 चलता है फिर क्या होगा, अगर नोड 2 चलता है नोड 3 चलेगा और नोड 3 उसको क्या कर देगा, एंड कर। और अगर मैं यहां पे नोड 2 कर दूं अब क्या होगा, लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, वो चलेगा वो चलेगा वो चलेगा वो चलेगा, एंड कभी नहीं होगा। तो ये हमने एंड कर दिया। लेकिन अब ये वाला क्या ग्राफ बन रहा है, नोड 2 के बाद भी एजेंट एंड कर रहा है अपनी एग्जीक्यूशन को, नोड 3 के बाद भी एंड कर रहा है। एक वर्क फ्लो के अंदर जब वो नोड 1 तो ऑलवेज चलेगा, ऐसे ही है, फिर नोड 1 डिसीजन लेगा उसने 2 चलाना है या 3, 2 चलेगा फिर भी एंड, 3 चलेगा फिर भी एंड, तो कभी 2 चलेगा कभी 3 चलेगा। अच्छा अब ये सारा हमारा ग्राफ या एक एजेंट बन गया, फिर हम इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल करके हमारे पास आ जाता है ग्राफ। उस ग्राफ को हम इन्वोक करते हैं और हमें इनपुट क्या देनी होती है, स्टेट। हम इनपुट में भी एक्चुअली क्या देते हैं, स्टेट देते हैं। ये जो हमने स्टेट बनाई थी ऊपर ये क्लास, उसमें क्या था, ग्राफ स्टेट, वो हमने डिक्शनरी जो है वो दे दी, और यही डिक्शनरी हमें क्या मिलेगी, रिटर्न में मिलेगी। अभी तो हमने एक ही ग्राफ स्टेट को पकड़ा है और उसी को ही रिप्लेस करते जा रहे हैं ना। अगर आप चाहते हो यार ये ग्राफ स्टेट लैदा हो, इनपुट लैदा हो, आउटपुट लैदा हो, ऐसा भी कर सकते हैं। जितनी स्टेट में तो जो सी मर्जी कीज डिफाइन हो सकती है। अच्छा अभी के लिए हमने ग्राफ स्टेट ही रखा हुआ है। अच्छा इनिशियली जब ये इन्वोक होगा ग्राफ स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाय दिस इज नवीद, ये कहां सेव हो जाएगी, स्टेट के अंदर सेव हो जाएगी। उस ये जब इन्वोक होगा स्टेट में सेट होगा, अगला काम ग्राफ क्या करेगा,
नोड 1 चलाएगा। जब नोड 1 चलेगा तो उसमें क्या होगा, इसको स्टेट मिलेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही होगा। इसने क्या किया है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के आगे क्या कर दिया है, IM लगा दिया, ऐसे ही है। अब या 2 चलेगा या 3 चलेगा। अगर 2 चल रहा है तो क्या होगा, उसी स्टेट के आगे क्या हो जाएगा, हैप्पी, और अगर 3 चलता है तो सैड हो जाएगा, ऐसे ही है। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ये काम क्या हो रहा है, रिटर्न टाइप वो लिटरल इसलिए सेट कर रहा है, या नोड 2 रिटर्न करना है हमने या नोड 3, क्योंकि अगर हम ABC रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ABC, और ABC आएगा तो वो तो कोई भी नोड है ही नहीं ABC के नाम से, तो हमारा ग्राफ ही कंपाइलर नहीं होगा। नहीं, अगर हम नहीं देते तो हम कुछ भी गलत अगर स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, ये तो सिर्फ टाइप है। अगर हम नहीं भी देते तो अगर हमने टाइप यहाँ सही रिटर्न की हुई तो ठीक है। लिटर तो हमें जस्ट ये चीज शो कर रहा है कि आपने इसी 2 वैल्यू में से कुछ भी रिटर्न करना है। अगर हम ये नहीं रिटर्न करेंगे, यानी अगर हम 1 2 3 रिटर्न करेंगे तो वो एरर देगा। वो एरर क्यों देगा, कि आपने बोला है या नोड 2 रिटर्न हो सकता है या नोड, लेकिन आपने वो रिटर्न नहीं किया। तो जस्ट हमारी अपनी डेवलपर एंड पे टाइप्ड पाइथन अगर हम यूज करें तो हर चीज टाइप्ड होनी चाहिए। और फाइनल मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट एक्चुअली क्या आएगी फिर, नोड 1 में वैल्यू थी जो उसको इनपुट मिली स्टेट, वो क्या थी, ये कहां से आई, जब हमने इन्वोक किया तो हमने स्टेट की वैल्यू सेट की थी, ये वो है। फिर नोड 1 ने उसकी वैल्यू को क्या सेट करना था, IM। अब उसके बाद नोड 2 चला या 3 चला है, 3, वो क्यों, वो तो डिसीजन हुआ है ना, रैंडम डिसीजन हुआ है, तो वो वैल्यू आई होगी वो, तो उसकी बेस पर। अब नोड 3 ने उसके आगे क्या सेट कर दिया है, सेट प्रिंट कर दिया। अब हम दोबारा चलाएंगे, हो सकता है नोड 2 चल जाए। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, ये नोड 1 ने तो IM ही रखना था, तो उसके साथ क्या आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो। अभी हमने इसमें कोई एक्चुअली काम नहीं किया, इंटेलिजेंट काम, ना कोई LLM कॉल की, ना कोई टूल कॉल ऐड किया, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट ये एक बेसिक आपने एजेंट कैसे बनाना है, और स्टेट का कंसेप्ट और नोड्स का कंसेप्ट और एजेस का कंसेप्ट, 3 चीजें हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर लर्न की। स्टेट क्या होता है, नोड क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, ग्राफ कंपाइल कैसे होता है, और ग्राफ को हम इन्वोक कैसे करते हैं। नहीं, अभी तो हम ये एक ही एजेंट बना रहे हैं, उसी एक एजेंट के मल्टीपल हिस्से हैं, नोड उसके पार्ट्स हैं। उसके पास एक एजेंट के पास नोड्स होते हैं, उसके पास टूल्स होते हैं, उसके पास LLMs होता है, उसके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। समझ रहे हो, ये एक ही एजेंट है। सब एजेंट भी कह सकते हैं समझने के लिए, कि हर नोड अपना एक एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, जो गोल है उसका, जो भी टास्क है उसका वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये एक तरह से एक हमारा एजेंट ही होगा, समझने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, अब एक हम ऐसा एजेंट बनाएंगे जिसके अंदर टूल भी हम ऐड करेंगे, और जिसके अंदर हम बेसिक नोड रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेट ग्राफ हमने बनाया, और उसको स्टेट क्या दी है, मैसेज स्टेट। तो हम मैसेज स्टेट देख लेते हैं क्या है उसमें, क्या है, मैसेजेस की एक की है, और उसकी टाइप क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट में क्या है, एनी मैसेज। अच्छा, इसके साथ एक और हमें यहाँ पे डाला हुआ है ऐड मैसेज का बना बनाया फंक्शन, जो कि हमें लैंग्रा प्रोवाइड करता है।
ये क्या करता है, ये एक लिस्ट है, उसमें एक मैसेज की लिस्ट है ना हमारे पास, तो समझो ये एक लिस्ट है, तो उसके अंदर अगर एक वैल्यू पड़ी हुई है 1, अगर हम इस मैसेज के अगेंस्ट इसकी वैल्यू को सेट करते हैं, मैसेजेस को दोबारा सेट करते हैं, तो और उसकी वैल्यू हम 2 कर देते, तो होगा क्या कि पूरी लिस्ट खत्म होकर 2 हो जाएगी। लेकिन ये ऐड मैसेज क्या करता है, ये रेदर देन के उस लिस्ट को ओवरराइड करे, ये उसमें पुश करता है, यानी 1 2 3, यानी ये लिस्ट हमारी इस तरह इंक्रीज होती रहती है। तो अगर हमने एक इस स्टेट के अंदर वैल्यू को ऐड किया है, यानी हमने इसके अगेंस्ट वैल्यू को सेट किया है, वो उसको ओवरराइड नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उसमें जो हमने वैल्यू स्टेट रिटर्न की है वो उसको सम कर देता है उसके अंदर एक सेपरेट नोड पे। तो उससे हमें क्या मिलता है, सारे मैसेजेस की हिस्ट्री मिल जाती है। तो ये वो चीज अचीव करने के लिए। तो हमारे पास जो है एक स्टेट ग्राफ है, उसमें एक मैसेजेस की है, वो हमारे पास बिल्डर पे आ गया। अब हमारे बिल्डर के अंदर सबसे पहला नोड है, उसका नाम क्या है, जरूरी नहीं कि नोड का नाम नोड 1 ही रखना है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या रख दिया, टूल कॉलिंग एलएलएम। अब उसका क्या होगा, एक फंक्शन होगा, वो भी पाइथन का एक फंक्शन है। अगर हम टूल कॉलिंग एलएलएम के पास जाते हैं, ये क्या कर रहा है, मैसेजेस की लिस्ट को, यानी इसको जो स्टेट मिलेगी वो क्या होगी, उसमें क्या मिलेगा हमें, मैसेज की, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, मैसेजेस की, और उसकी वैल्यू को ये क्या सेट कर रहा है, एक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर वो क्या कर रहा है, एलएलएम को इन्वोक कर रहा है। एलएलएम को क्या कर रहा है, इन्वोक कर रहा है। अब एलएलएम क्या है, एलएलएम एक गूगल जनरेटिव एआई का हमारे पास फंक्शन है, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, लैंगचेन गूगल जेन एआई। चैट गूगल जनरेटिव एआई का फंक्शन है, उसमें हम मॉडल पर आते हैं और गूगल की एपीआई की हम उसमें क्या करते हैं, सेट करते हैं। उसमें हमें क्या आउटपुट आ जाती है, एलएलएम। यानी देखो हमारे पास जेमिनी यूज कर सकते हैं, ओपन एआई यूज कर सकते हैं, कोई भी एलएलएम यूज कर सकते हैं। तो हमने कौन सा यूज किया, जेमिनी, क्योंकि वो फ्री है। हमने उसका मॉडल सेट किया और उसकी एपीआई की सेट की, वो उसका वेरिएबल बना, वो क्या बन गया। अब एलएलएम को हम डायरेक्टली भी इन्वोक कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के या बगैर किसी लैंग ग्राफ के। तो एलएलएम डॉट इन्वोक करेंगे तो हमें वो आउटपुट देने लग जाएगा, समझे। तो ये बना बनाया फंक्शन है, जिसको हमने ये 2 चीजें देनी है, उसने हमें रिटर्न क्या कर देना है, एलएलएम का ऑब्जेक्ट, एलएलएम का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देना है। अब एलएलएम डॉट इन्वोक करेंगे तो हम इसको, यानी मैं एलएलएम डॉट इन्वोक व्हाट इज इस्लामाबाद, वो इनपुट जो है वो एलएलएम के पास चली जाएगी, एलएलएम का जो जवाब आएगा वो मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा। तो यहां पे हमने किया क्या है, एलएलएम डॉट इन्वोक, और उसको इनपुट हमने क्या दी है, स्टेट डॉट मैसेजेस, यानी जो भी स्टेट के मैसेजेस हैं वो हमने क्या दे दिए, यानी मैसेजेस की में जो भी पड़ा वो हमने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया एलएलएम को। अच्छा, उसकी जो आउटपुट आएगी वो किस में सेव हो जाएगी आगे, ये लिस्ट में, लिस्ट बन जाएगी ना उसकी, और वो किस में सेव हो जाएगी, मैसेज। अब मैसेजेस में हालांकि टेक्निकली मैं अगर यहां से इसका जो आप समझो 2 आता है, तो ये क्या करेगा, इसको टेक्निकली अगर ये कोई की है तो उसकी वैल्यू मैंने ऐसे सेट की है, तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा। टेक्निकली ये क्या कर देगा, उसको ओवर, लेकिन ये एक्चुअली ओवरराइड नहीं होगा, क्या होगा, कनकैट होगा। क्यों, हमने उसको बोला है ऐड मैसेजेस, जो लैंग ग्राफ हमें प्रोवाइड करता है, वो फायदा क्या है, वो कहता है अगर कोई भी नोड इसकी वैल्यू को ओवरराइड करता है तो टेक्निकली वो ओवरराइड नहीं होगी, वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यानी ये काम हमारे लिए आसान कर देता है कि आपको खुद से मैनेजमेंट ना करनी पड़े, आप बस स्टेट को इनपुट लें और वही रिटर्न कर दें, जो भी आपने वैल्यू रिटर्न करनी है उनको मजमुआ करके ऐड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐड कर देगा उसको। तो एलएलएम विद इन्वोक, एलएलएम विद टूल डॉट इन्वोक क्या करेगा,
इनपुट लेगा जो स्टेट में मैसेजेस पड़े हैं वो, और आउटपुट ला के लिस्ट में रख देगा, और वो मैसेजेस की की में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर एक और हम टूल ऐड कर रहे हैं और उसका नाम क्या है, टूल नोड। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो तरह के नोड्स होते हैं। एक ऐसे नोड हैं जो कस्टमली हम बिल्ड करते हैं, हम पाइथन का फंक्शन लिखते हैं, और एक ऐसे नोड हैं जो बने बनाए मिलते हैं। कहां से, लैंग्राफ से। वो हम उसमें हमें पाइथन का फंक्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, वो उसने लिखा हुआ है। अब टूल नोड एक वन ऑफ द नोड है, ये हमें कहां से मिलता है, लैंग्राफ डॉट प्री बिल्ड, ये पहले से बना हुआ नोड है, और उसका नाम क्या है, टूल नोड। जिस तरह टूल कंडीशन है, ये भी बना हुआ पहले से फंक्शन है। तो प्री बिल्ड मतलब पहले से बने हुए ये क्या है, फंक्शन है। अच्छा, वो नोड में हमने क्या दिया, एक लिस्ट, क्योंकि टूल नोड हमसे एक लिस्ट लेता है, और उस लिस्ट में हमने क्या दे दिया उसको, मल्टीप्लाई का बना हुआ फंक्शन, जो कि एक हम उसको क्या कह रहे हैं, ये एक टूल है, ये हमने दे दिया। तो अगर हम इसके नोड पे जाते हैं, LLM बाइंड टूल, तो उसमें हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई। ये क्यों प्रोवाइड किया, यानी हम अपनी मर्जी से एक हमने नोड बना लिया, जिस नोड के पास सारे टूल्स की एक्सेस होगी। उसका फायदा क्या होगा, जब भी हमारे वर्कफ्लो में टूल कॉल की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला नोड खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये वाला नोड खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट होगा, वो नीचे है। हमने बोला सबसे पहले स्टार्ट करो, अब एजेस की बात आ गई, दो ही सिर्फ टूल हैं, अब तीसरा क्या है, एज है। सबसे पहले स्टार्ट होगा तो कौन सा नोड चलेगा, टूल कॉलिंग नोड क्या करता है, LLM को कॉल करता है। फिर क्या होता है, उसका आंसर आगे किसमें सेव हो जाता है, मैसेज। उसके बाद अगर आप देखो तो हमने कहा ऐड कंडीशनल एज टू कॉल LLM के बाद तुम किसको चलाओ, टूल कंडीशंस को। अब टूल कंडीशन एक ऐसा फंक्शन है, आपने पहले हमने कंडीशनल एज के अंदर हमने अपना बनाया था फंक्शन, जो डिसीजन लेता था कि अगला नोड कौन सा चलेगा। अब ये एक बना बनाया हमारे पास फंक्शन है, ये डिसीजन लेगा कि LLM ने जो कॉल करके आउटपुट लेके आया है वो मैसेजेस में, उसमें वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि टूल कॉल करो। अगर कर रहा है तो टूल को कॉल कर देगा, अगर नहीं कर रहा तो नहीं करेगा। इसके बाद हमारा एज यानी दोबारा से हमारा एज हो जाएगा टूल्स, और टूल जो है एक्चुअली टूल नोड है, यानी ये टूल कॉलिंग LLM हमें टूल कंडीशंस में लेके जाएगा, टूल कंडीशन उसको किस में ले जाएगा, टूल्स में। इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी टूल कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो वहीं से एंड कर देगा अंदर से, अगर होगी तो वो टूल नोड पे ले जाएगा। अगर टूल नोड पे जाता है तो उसके बाद भी हमारा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड होने के बाद अब अगर आप यहां पे देखो तो ग्राफ डॉट इन्वोक हमने स्टेट मैसेजेस को क्या करना था, इनपुट स्टेट को ही में सेट करनी थी ना, तो मैसेजेस की की में हमने बोल दिया मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3। अब क्या होगा, ये वाला मैसेज जो है वो मैसेजेस में चला जाएगा, ऐसे ही है। जब मैसेजेस में ये चाहेगा और ग्राफ इन्वोक होगा तो सबसे पहले क्या होगा, टूल कॉलिंग LLM चलेगा। टूल कॉलिंग LLM क्या करेगा, LLM इन्वोक होगा।
आप लोग ये पूछ सकते हो कि कोई टूल कॉल करना है, ये डिसीजन तो अगला नोड ले रहा है, यानी जो एज है, कंडीशनल एज है, जिसने डिसीजन लेने के टूल्स वाले नोड पे भेजना है या रिस्पॉन्स को एंड करना है, लेकिन उसको कोई बताएगा ना कि ये करना है, तो वो कौन बताएगा? वो एलएलएम है। अब एलएलएम को कैसे पता लगेगा कि कितने टूल्स अवेलेबल है? उसका एक बना बनाया फंक्शन है। जब भी हम एलएलएम इन्वोक करते हैं, वो एलएलएम विद टूल करते हैं, वो हम उसमें क्या करते हैं? एलएलएम बाइंड टूल। बाइंड टूल में हमने मल्टीप्लाई वाला टूल एलएलएम को भी भेज रहे हैं, यानी एलएलएम की जो क्यूरी जाएगी उसके अंदर मल्टीप्लाई की, उसको पता होगा कि ये वाला नोड भी, ये वाला टूल उसके पास एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हमने एक टूल नोड बनाया, उसको हमने एक टूल की एक्सेस दी, अब वो चलेगा कब? जब उस नोड पे रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन उस नोड पे रिक्वेस्ट जाएगी कैसे? वो डिसीजन देखो ना, हमारा टूल नोड है, ये वाला टूल्स वाला टूल नोड है ना, तो वो बना बनाया नोड है, उसको हम क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास एक टूल है मल्टीप्लाई, लेकिन ये तो एक नोड है, जब तक उस नोड पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी तो मल्टीप्लाई चलेगा? नहीं चलेगा। अब उस टूल पे रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? सबसे पहले एलएलएम कॉल होगा। अब अगर एलएलएम ने, अब हमने देखा एलएलएम से कहां पे उसको मिलेंगे? टूल कंडीशन पे। अब एलएलएम को भी हमने बताया हुआ है, यानी एक तो हमने नोड में बताया ना कि ये मल्टीप्लाई का टूल है, और एक एलएलएम में भी बताया कि ये मल्टीप्लाई का टूल है। दोनों चीजें, कि एलएलएम को भी बताया और एलएलएम डॉट बाइंड टूल के अंदर हमने उसको बताया ना कि आपके पास एक मल्टीप्लाई का टूल है। अगर एक हमारे पास डिवीजन हो, एडिशन हो, ये इस तरह की चीजें हो, तो उतने टूल हमने एलएलएम को भी बताने हैं। और समझे आप? वो भी पढ़ सकते हैं। उतने टूल हमने एलएलएम को बता दिए। अब एलएलएम ने डिसीजन लिया कि ये टूल कॉल करना है, लेकिन एलएलएम खुद से टूल कॉल नहीं करता। अब इसका जो जवाब आएगा, वो एलएलएम तो कॉल हो रहा है टूल कॉलिंग एलएलएम नोड में, उसने तो सिंपली अपने आप को क्या कर दिया? रिटर्न। अब अगर इसके जवाब में, यानी टूल कॉलिंग एलएलएम के जवाब में टूल कॉल की कंडीशन आ रही है, तो वो उसको कहां पे ले जाएगा? टूल्स पे। अब टूल्स वाले नोड में हमारे पास टूल अवेलेबल है, वो वाला टूल लाइन ग्राफ कॉल कर देगा, और जब उसका आंसर आएगा फिर क्या होगा? एंड हो जाएगा ग्राफ। अगर अब यहां पे आप चाहते हो कि उसके बाद फिर एलएलएम कॉल हो, आप यहां से आप इसको कहां भेज दो? टूल कॉलिंग एलएलएम पे। फिर क्या होगा? फिर वो लूप चल जाएगा। अब एलएलएम तब तक लूप चलता रहेगा जब तक एलएलएम कभी भी नहीं, जब तक एलएलएम नहीं का एलएलएम उसके रिस्पॉन्स में अगर टूल कॉलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर एंड होगा। ऐसे ही होगा ना, अदरवाइज तो चलता रहेगा। अगर इसको हम चलाएं, इसमें हम ना थोड़े प्रिंट श्रिंट लगा लेते हैं ताकि समझ आए। सबसे पहले क्या होना था? मैसेजेस के अंदर मल्टीप्लाई 2/3 जो है वो सेव हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2/3 सेव हो जाएगा। तो हम काम पे थे कि मैसेजेस की की में वो सेट कर देगा। अभी ह्यूमन मैसेज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मैसेजेस की के अंदर जो है वो सेट कर देगा कि आप मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी स्टेट के अंदर रख देगा मल्टीप्लाई बाय करो 2/3। जैसे ग्राफ इन्वोक होगा तो टूल कॉलिंग एलएलएम चले। सबसे पहला नोड जो है, स्टार्ट नोड क्या है हमारा? टूल कॉलिंग एलएलएम। तो टूल कॉलिंग एलएलएम जब चलेगा तो ये इसमें प्रिंट होगा, इसमें प्रिंट हो गया, हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई 2/3 इसकी स्टेट मिलेगी। वो किधर चली जाएगी? एलएलएम की इनपुट में, और एलएलएम जो आउटपुट देगा वो हमने स्टेट जो है वो सेव कर ली हुई। ऐसे ही है ना? है?
तो यहां पे समझो क्या हुआ, हमने LLM को इन्वोक किया, ऐसे उसकी आउटपुट आएगी, ऐसे ही है ना, LLM की अपनी आउटपुट होगी, वो मैंने प्रिंट कर दी, और यही आउटपुट मैंने यहां पे लिस्ट में दे दी। यानी फ्लो क्या हुआ, स्टेट में इन्वोक करते हुए जो वैल्यू दी थी इनपुट, वो स्टेट में चली गई थी, स्टेट से रीड की, रीड करके किसको दे दी, यानी ये हमारी इनपुट कंसीडर हो गई ना, फिर ये हमारी क्या हो गई, इनपुट कंसीडर हो गई, ये हमारी हो गई इनपुट, और उससे हमें क्या मिल गई, आउटपुट, और आउटपुट जो है वो हमारी मैसेज की की के अंदर जो है वो सेट हो गई। ऑल सेट, इनपुट आ गया, इनपुट से आउटपुट आ गई, आउटपुट जो है वो मैसेजेस की के अंदर सेट हो गई। तो अब ये इनपुट एक्चुअली हमें मिली कहां से, जब इन्वोक किया था तो हमने स्टेट में वैल्यू रखी थी, वो हमें पता है कि हर नोड के अंदर स्टेट की वैल्यू मिल जाती है, तो वही वैल्यू हमने रीड की, उसको लेके इनपुट बना लिया, LLM को दिया, LLM ने हमें आउटपुट दी, वो आउटपुट हमने दोबारा स्टेट में ओवरराइड कर दी, ऐसे ही है ना। यानी जब रिटर्न करते हैं मैसेजेस की तो क्या करता है, स्टेट को ओवरराइड कर देता है, तो वो चूंकि हमने ऐड मैसेज किया तो वो उसमें अपेंड कर रहा है टेक्निकली। अच्छा, इतना करने के बाद फ्लो में अगला काम क्या होगा, टूल कॉलिंग LLM चलेगा, उसके बाद कंडीशनल एज चलेगा जो कि बिल्ट इन है लाइन ग्राफ का। वो क्या देखेगा, वो देखेगा स्टेट के अंदर जो मैसेजेस की है उसकी आउटपुट में ये लिखा हुआ है टूल कॉल करनी है या नहीं, अगर लिखा हुआ है तो फिर क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट कर देगा किसके ऊपर, टूल नोड, अगर नहीं लिखा हुआ तो एंड कर देगा, अगर रीडायरेक्ट करेगा तो टूल नोड चलेगा, जब टूल नोड चलेगा तो वो उसमें मल्टीप्लाई का टूल चलेगा, जब वो चलेगा तो फिर क्या होगा, आंसर उसके बाद एंड हो जाएगा। उसके अंदर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के अंदर हमने सिंपली क्या किया हुआ है, ये डॉक स्ट्रिंग पास की हुई है, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। LLM ने बताया ना, LLM के साथ हमने वो सारे टूल बाइंड किए हुए हैं, तो LLM जब आउटपुट देगा, यानी LLM की जो आउटपुट होगी उसमें लिखा होगा टूल कॉल कॉल करना है, नोड कॉल करना है, और ये भी लिखा होगा कौन सा टूल कॉल करना है, वो LLM बताएगा, डिसीजन तो LLM ने लेना है ना। तो इसके पास कैसे जाएगा, टूल्स के पास कैसे जाएगा, किसके पास, कौन सा कॉल करना है, तो वो बाइंड किया हुआ है ना यहाँ पे, ये हमारा LLM है, ये प्लेन LLM है गूगल जनरेटिव AI, उसके साथ हमने बाइंड कर दिए सारे टूल, भी एक है 2 3 4 10, तो यही तो LLM है। LLM तो डिसीजन लेना है ना कि कौन सा टूल कॉल करना है। LLM क्या करता है, वो डिसीजन ही तो लेता है कि कौन सा टूल कॉल करना है। तो LLM जो भी हमारी इनपुट है, अब उसको पता है यूजर क्या पूछ रहा है, और उसके साथ हमने सारे टूल भी बाइंड किए हुए हैं, तो उसको पता है कि कौन सा टूल कॉल करना है, जो भी टूल कॉल करना है वो कर देगा। LLM की जो आउटपुट है ये वाली, इसके अंदर लिखा होगा कि ये वाला टूल कॉल करो, और वो किस में सेव हो जाएगी, स्टेट में, स्टेट में सेव हो जाएगी। वो स्टेट से इनपुट लेगा, हर नोड के पास स्टेट की रिक्वेस्ट होती है ना, वो स्टेट से क्या लेगा, इनपुट लेगा, इनपुट लेके उसमें लिखा होगा कि ये टूल कॉल करो, तो वो टूल को कॉल कर देगा। इसके बाद इसका जो आंसर है वो जाएगा टूल्स कंडीशन के पास। हाँ, इसका आंसर जो है वो भी हमने डिफाइन किया है ना, देखो टूल कॉलिंग करने के बाद उसके बाद कौन सा अगला नोड चलेगा, वो कंडीशनल एज डिफाइन करेगा, और कंडीशनल एज बना बनाया फंक्शन है, वो क्या डिफाइन करेगा, ये कंडीशनल एज चेक करता है कि इस वाले आउटपुट के, यानी जो LLM ने आउटपुट दी है, इसमें क्या टूल कॉल रिक्वायर्ड है या नहीं, अगर है तो वो उसको किधर रिडायरेक्ट कर देगा, टूल्स नोड पे, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा। अगर टूल्स नोड पे जाता है तो वो फिर टूल नोड देखेगा कि कौन सा टूल कॉल करना है, उसने जो भी LLM की आउटपुट यानी स्टेट में पड़ा हुआ है ना इन्फॉर्मेशन,
वो टूल कॉल हो जाएगी, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देखो ना टूल नोड क्या कर रहा है, ये बना बनाया फंक्शन है, इसके पास मल्टीप्लाई है, एडिशन है, 3 4 5 फंक्शन है इसके पास। तो स्टेट के अंदर रखा हुआ है एलएलएम ने तो टूल मल्टीप्लाई कॉल करो, तो अब टूल नोड के पास तो इनपुट आ रही है ना स्टेट, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या करो, टूल मल्टीप्लाई कॉल करो, टूल मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर देगा, वो टूल नोड के थ्रू चलेगा। यानी हम सेम टूल को दो जगह बाइंड कर रहे हैं, एक एलएलएम के साथ और एक उसको नोड में रख रहे हैं, क्योंकि एलएलएम ने टूल कॉल नहीं करना, एलएलएम स्टेटलेस होता है ना, वो टूल्स कॉल नहीं कर सकता। एलएलएम को हम भेज रहे हैं कि हमारे पास ये 10 टूल है और ये यूजर की इनपुट है, तुम डिसीजन लो कि एक टूल कॉल करना है या तुमने कोई आउटपुट देनी है, वो डिसीजन ले ले। यानी हम हेलो करते हैं। अगर एलएलएम टूल कॉल के अंदर अगर हम आते हैं दोबारा, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एलएलएम विद टूल वाले वेरिएबल को हम इन्वोक कर रहे हैं। तो अब इसके पास एलएलएम है और एलएलएम के साथ बाइंड है वो सारे टूल जो हमारे पास हैं। अब एलएलएम को हम कह रहे हैं कि यार ये यूजर की क्यूरी है, यानी ये यूजर की इनपुट है, और उसको ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे पास ये 5 टूल हैं। अब यूजर ने अगर हेलो बोला है तो कोई भी टूल कॉल नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या देगा, प्लेन टेक्स्ट हाई बोल दिया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई 2/3 और उसका टूल भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर एलएलएम क्या कहेगा कि चूंकि इसी काम को करने के लिए आप मुझे टूल की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, तो मैं आउटपुट नहीं दूंगा, ये वाला टूल कॉल करो। अब हमें आउटपुट में क्या आएगा, उस टूल की इंफॉर्मेशन जो हमने कॉल करना है। लेकिन एलएलएम ने खुद तो कॉल नहीं करना ना, उसने बता दिया कि ये टूल कॉल करना है। अब हमने एलएलएम को यहां तो सिर्फ इनपुट दी है, तो एलएलएम को टूल का कैसे बताया, वो अगर एलएलएम विद टूल कॉल में देखें तो हमने llm.bind टूल का फंक्शन कॉल किया, वो क्या करता है, टूल्स बाइंड कर देता है उसके साथ। यानी जब भी इनपुट जाएगी एलएलएम को, साथ में ये भी इंफॉर्मेशन जाएगी कि कौन कौन सा टूल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो अभी एक ही टूल है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई टूल उसके साथ बाइंड हो गया। तो अब एलएलएम को जो इनपुट जा रही है उसमें क्या क्या जा रहा है, यूजर की इनपुट प्लस कितने टूल्स अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन। तो बाइंड टूल में हमने लिस्ट प्रोवाइड की है, लिस्ट में मल्टीप्लाई का फंक्शन, तो मल्टीप्लाई में ये डॉक स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो वो डॉक स्ट्रिंग को खुद से क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, वो भी साथ में एलएलएम कॉल में भेजेगा। तो अब एलएलएम विद टूल डॉट इन्वोक करेंगे तो क्या क्या जाएगा, यूजर की इनपुट जो स्टेट से हमने ली है और साथ प्लस क्या जाएगा, टूल्स की इंफॉर्मेशन। अब एलएलएम अगर हम हेलो बोल रहे हैं तो एलएलएम हाई बोल देगा, तो आउटपुट में कोई भी टूल डिमांड नहीं करेगा। अगर हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई 2/3 तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करूंगा, फिर एलएलएम अपनी आउटपुट नहीं देगा, फिर वो क्या देगा कि ये टूल कॉल करो, उसका मल्टीप्लाई नाम है, ये डिटेल्स है, वो खुद कॉल नहीं कर सकता। अब वो सारी इंफॉर्मेशन हमने कहां सेव कर दी, मैसेजेस में, सही है। अब मैसेजेस में सेव करने के बाद टूल कॉलिंग एलएलएम खत्म हो गया, यानी एलएलएम कॉल वाला आउटपुट क्या हो गया, खत्म हो गया। स्टार्ट से टूल कॉलिंग एलएलएम चला था, टूल कॉलिंग एलएलएम ने अपना काम क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब जो भी फाइनल डिसीजन है वो किसमें पड़ा है, स्टेट में पड़ा है। अब हमने अगर कंडीशनल एज लगाया और उसको कहा कि जब कॉलिंग एलएलएम अपना काम खत्म कर लेगा तो नेक्स्ट जो नोड चलाना है ना वो तुम्हें कौन बताएगा, टूल कंडीशन। और टूल कंडीशन क्या है, बना हुआ फंक्शन। वो बना हुआ फंक्शन जो लैंग्राफ प्रोवाइड कर रहा है उसमें वो क्या कर रहा है, वो देखता है कि मैसेजेस की लिस्ट के अंदर, यानी स्टेट के अंदर जो मैसेजेस की है उसके अंदर जो आउटपुट आई है एलएलएम की, उसमें ये इंफॉर्मेशन सेव है कि टूल कॉल करना है या नहीं। अगर नहीं सेव तो वो क्या करेगा, एंड कर देगा। अगर सेव है तो वो क्या कहेगा, वो रिटर्न करेगा नोड कौन सा जो चलाना है नेक्स्ट, और वो जो चलाना है वो कौन सा है, टूल्स। समझ आई बात। अब या तो टूल कंडीशन एंड रिटर्न करेगा जो कि बना हुआ प्री बिल्ट इन लैंग्राफ का ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है ग्राफ को एंड कर दो, या वो रिटर्न करेगा टूल्स। दोनों में से एक चीज रिटर्न करेगा, या टूल्स रिटर्न करेगा या एंड।
अगर तो एंड कर दिया खत्म, एंड कब रिटर्न करेगा? कोई टूल की रिक्वायरमेंट नहीं आती। और टूल्स कब रिटर्न करेगा? हाँ, तो अब अगर वो टूल रिटर्न करता है तो फिर टूल्स वाला नोड चलेगा। जब टूल्स वाला नोड अपना काम खत्म कर लेगा तो क्या होगा? एंड चल जाएगा। तो टेक्निकली जब टूल चल जाएगा उसके बाद हम एलएलएम को दोबारा कॉल नहीं कर रहे, उसके बाद हम फौरन क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उसकी आउटपुट में एलएलएम ने बताया नहीं था कि मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ना, हर ये टूल नोड, ये नोड है, नोड के पास स्टेट होती है, मैसेजेस की स्टेट है ना इसके पास भी। जब इसके पास भी है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? फलान टूल कॉल करो, तो उसकी बेस पे डिसीजन लेगा। ये डिसीजन इसने थोड़ी लेना है, इसने तो वो मैसेजेस की में से आउटपुट रीड करनी है और उसको रीड करके कॉल कर देना है। तो होता है ना, क्यों नहीं होता? हर नोड के पास स्टेट होती है, ये तो हमने पढ़ा है। अगर आप ये वाली चीज देखो ना, ये वाला ग्राफ, ये भी सेम वही है। उसमें में क्या हो रहा था? कंडीशनल एज के बाद डिसाइड हो रहा था एंड होना है या आगे चलना है। तो अगर हम ऐसे कर लें कि यहां पे हम ये रिटर्न कर दें नोड एंड या नोड 3, एंड या नोड 3, तो सबसे पहले क्या चलेगा? नोड 1, यानी ये समझो टूल कॉलिंग एलएलएम चलेगा। उसके बाद डिसीजन क्या होगा? डिसीजन मोड डिसीजन लेगा, यानी वो जो टूल कंडीशन डिसीजन लेगा। अच्छा, टूल ये कंडीशन क्या, ये डिसीजन क्या लेगा? ये एक फंक्शन है और उसके इनपुट में मुझे क्या मिल रही है? स्टेट। उसकी बेस, जब स्टेट मुझे मिल गई उसकी बेस पे मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूं। अब मैंने उसकी बेस पे क्या डिसीजन लिया? या एंड कर दिया या नोड 3 चला दिया। एंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं चलेगा। और अगर नोड 3 चलाऊंगा तो नोड 3 चलेगा। और नोड 3 के बाद मैंने क्या किया हुआ है? एंड किया हुआ है। तो बात क्या है? सेम। अगर यहां पे भी देखो ये वर्कफ्लो कैसे चल रहा है। सबसे पहले टूल कॉलिंग एलएलएम चल रहा है। टूल कॉलिंग एलएलएम यहां पे एज यहां से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है? सॉरी, स्टार्ट चल रहा है। स्टार्ट तो एम्प्टी होता है ना। स्टार्ट चल रहा है। स्टार्ट के बाद टूल कॉलिंग एलएलएम। टूल कॉलिंग एलएलएम के बाद क्या चल रहा है? टूल कंडीशन। अब टूल कंडीशन एक फंक्शन है, उस फंक्शन की इनपुट क्या होगी? स्टेट। और उसकी आउटपुट क्या होगी? नेक्स्ट कौन सा नोड चलाना है। तो इनपुट की बेस पे वो डिसीजन ले लेगा, यानी स्टेट की बेस पे वो डिसीजन लेगा कि उसको टूल चलाना है या टूल वाला नोड चलाना है या नहीं चलाना। अगर वो कहता है नहीं चलाना तो वो एंड रिटर्न कर देगा। जब जैसे ही एंड रिटर्न करेगा कंडीशनल नोड में खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो टूल्स रिटर्न करेगा तो फिर टूल्स नोड चल जाएगा। तो टूल नोड जब चलेगा तो उसके पास भी इनपुट में क्या आ रही है? स्टेट। और आउटपुट में भी क्या है? स्टेट। और जैसे ही वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा तो फिर क्या होगा? एंड हो जाएगा। क्या होगा? तो हमने जो मेन कंसेप्ट इसमें सीखा है ना, दो चीजें बनी बनाई प्लान ग्राफ देता है। एक टूल नोड, यानी देखो नोड क्या होता है? फंक्शन होता है। उस ऐसा फंक्शन जो इनपुट में स्टेट लेता है, रिटर्न में स्टेट देता है। और एक कंडीशनल एज के आगे भी हम सेकंड पैरामीटर में एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो इनपुट में स्टेट लेता है और आउटपुट में हमें नोड का नाम रिटर्न करता है जिसपे उसको चलाना। ये करता है ना। तो ये दोनों बने बनाए और ये डिसीजन यानी ये कोड उनका हम यूज कर रहे हैं ताकि हमें अपनी लॉजिक्स लिखने की जरूरत ना पड़े। ऑल सेट। और कौन सा टूल चलाना है उसका डिसीजन मैंने बता दिया कि क्या है, वो तो एलएलएम खुद से लेगा। अच्छा, अगर आपने इसका वर्कफ्लो देखा होगा तो सबसे पहले क्या चला है? टूल कॉलिंग एलएलएम चलना चाहिए था। अच्छा, इनपुट क्या गई है? उसको मल्टीप्लाई बाय
2 एंड 3। उसकी आउटपुट क्या आई है एलएलएम की? अगर आप इसकी आउटपुट पे फोकस करो, कंटेंट आया और कंटेंट क्या है? एम्प्टी। और एडिशनल कीवर्ड्स में क्या है? फंक्शन कॉल। यानी वो इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है? फंक्शन कॉल करो। कौन सा फंक्शन कॉल करो? मल्टीप्लाई बाय। आर्गुमेंट क्या जाएंगे? ए 2.0 बी 3.0, फिनिश रीजन स्टॉप, सेफ्टी रेटिंग, टूल कॉल, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, टोटल टोकन ये वो। अब ये सारी आउटपुट किस में सेव हो गई? स्टेट में। उसकी कंटेंट 0 है और आउटपुट में क्या आ गया? इंफॉर्मेशन सेव हो गई कि कौन सा टूल कॉल करना है। फिर टूल कॉल चला, टूल कॉल हुआ, ये आंसर आया और अब फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 6। अगर आपने नोटिस किया होगा इसके साथ कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं हुआ कि दिस इज 6 और कुछ भी फाइनल। क्यों? यानी ये प्लेन उसी फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। एलएलएम के पास तो हमने भेजा ही नहीं उसको दोबारा। अगर हम एलएलएम के पास भेजे थे तो इसको वो क्या करता? रीराइट करके रिटर्न करता हमारे पास। अगर मैं अब इनपुट दूंगा हेलो, अब क्या होगा? यहां पे मैं टूल कॉल के अंदर भी प्रिंट लगा देता हूं कि टूल कॉल हुआ है, ठीक है। पर अब मैं क्या कहता हूं, इसके साथ ये भी लिख देते हैं कि ये इनपुट है। तो हमारे पास एलएलएम इनपुट देगा। यानी इनपुट क्या होगी? अभी इनपुट क्या होगी? जो हमने इनिशियली स्टेट सेट किया। और इनिशियल स्टेट क्या सेट की? हेलो। वो हमने क्या सेट कर दी है? हेलो। किस में रखी है? मैसेजेस की की में। अब एक नोड कॉल होगा, टूल कॉलिंग नोड, उसको स्टेट इनपुट आएगी। बिल्ट इन है ना, हर नोड की इनपुट में क्या होती है? स्टेट होती है। और वो रिटर्न भी क्या कर सकता है? अपडेटेड स्टेट, अगर करना चाहे। अगर नहीं तो रिटर्न नल भी कर दे तो इशू नहीं, उसने कुछ भी स्टेट अपडेट नहीं की, ठीक है। अच्छा, स्टेट उसको मिली, वही मैंने प्रिंट लगा दिया। अभी वो क्या होगी? हेलो। फिर एलएलएम इन्वोक होगा, उसकी आउटपुट आई, उस पर भी मैंने क्या कर दिया? प्रिंट लगा दिया। फिर क्या होगा? ये सारा फ्लो चलेगा। अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूं, अब क्या हुआ? इनपुट गई और वो क्या है? हेलो। आउटपुट आई, कंटेंट में क्या आया? एडिशनल कीवर्ड में कहीं लिखा आया कि फंक्शन कॉल करना है? नहीं। तो टूल कंडीशन ने क्या डिसीजन लिया होगा? एंड कर दो। यानी उसने टूल कंडीशन ने दो चीजें रिटर्न करनी थी ना, या टूल्स वाला नोड चलाओ या एंड कर दो। तो उसने क्या डिसीजन लिया? एंड कर दो। क्यों? कैसे पता लगा एंड कर दो? क्योंकि उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गई है, कोई भी बीच में टूल कॉल की इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो अगर मैं इसको दोबारा से वो रिटर्न करूं, क्या पहले हमने लिखा हुआ था यहां पे? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3। अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूं, अब क्या हुआ? इनपुट आई, मल्टीप्लाई 2 एंड 3। फिर हम अब कंटेंट क्या आया? एम्प्टी। एडिशनल कीवर्ड क्या है? फंक्शन कॉल करो। और ए और बी में उसने वैल्यू भी पैरामीटर की सेट करके भेजी। उसके बाद टूल कॉल हुआ, मल्टीप्लाई, उसकी आईडी वगैरह आर्गुमेंट आ गया, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो 6 प्रिंट हो गई। समझ आई बात? तो इस तरह से ये चला। अब अगर हम चाहते हैं यार ये टूल अगर कॉल हो तो ये 6 के बजाय ये प्लेन ना आए, इसको थोड़ा सा रिफाइन भी करना है, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें टूल्स के बाद दोबारा क्या चला देना चाहिए? टूल कॉलिंग एलएलएम, ताकि वो रिफाइन हो गए हमारे पास आंसर आए।
अब रिजल्ट क्या आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टूज वाले नोड के बाद दोबारा क्या चला दिया, एलएलएम, उसके बाद फिर क्या चला होगा, कंडीशनल एच, कंडीशनल ने फिर दोबारा उसको नीड नहीं आई होगी टूल कॉल की, उसने नहीं चलाया और उसके बाद उसने एंड कर दिया। अगर दोबारा टूल कॉल की आती फिर चलता, फिर टूल कॉल की आती फिर चलता, फिर टूल कॉल की आती फिर चलता, वो लूप बन जाता। तो अगर आप यहां पे देखो, इसकी अगर हम लॉग्स दोबारा देखते हैं, अब ये डबल वाला चला है ना, सबसे पहले क्या हुआ, इनपुट गई मल्टीप्लाई बाय 2 और 3, फिर क्या हुआ, आउटपुट आ गई, उसने कहा फंक्शन कॉल कर दो मल्टीप्लाई बाय 2/3 का। अच्छा, टूल कॉलिंग एलएलएम चला दोबारा से, अब एलएलएम की इनपुट क्या है, अगेन ये भी है मल्टीप्लाई बाय 2/3, और जो 6 आया होगा ना वो भी उसकी इनपुट में होगा, ये कंटेंट 6, ये यानी दोनों इनपुट मैसेजेस एक ही हिस्ट्री है, दोनों जा रही है, इनपुट भी और आउटपुट भी। 6 आ गया वो, अब 6 के बाद फिर अगेन जो है वो टूल कॉल चला, उसने आंसर 6 रिटर्न किया, और उसके बाद जो भी है हमारे पास फाइनल आउटपुट आया वो हमने यहाँ पे प्रिंट हो गया, और वो हम देख रहे हैं, समझे। इस तरह करके हमने एक टूल कॉल कर लिया। अभी हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या चीज समझी कि लैंग्राफ के अंदर 2 चीजें हमने सीखी हैं, 3 बल्कि। एक, लैंग्राफ में स्टेट क्या होती है, फिर नोड क्या होता है, फिर उसके अंदर एजेस क्या होता है। उसी को भी हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया कि एक नोड के अंदर एलएलएम को कॉल किया, उसकी आउटपुट को मैसेजेस में रखा, उसकी बेस पे डिसीजन लिया नेक्स्ट कि कौन सा नोड चलाना है, उसकी बेस पे हमने उसका वर्क फ्लो बनाया। उसके लिए हमने बने बनाए 2 चीजें यूज की, टूल नोड और टूल कंडीशन। हाँ, अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, ये तो प्री बिल्ट है, आप खुद से लॉजिक लगा लें। फिर खुद की लॉजिक में क्या होगा कि अगर आउटपुट में कंटेंट 0 है, एम्प्टी है, और एडिशनल आर्गुमेंट फंक्शन कॉल की डिमांड है, तो उसको किधर भेजो, टूल नोड्स में। और टूल नोड के ऊपर फिर आपने क्या लॉजिक लगानी है कि अगर स्टेट के फंक्शन आर्गुमेंट में ये चीजें हैं, उसकी बेस पे फिर हमने वो फंक्शन को चलाना है, तो हमें काफी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसका बिल्ट इन कंसेप्ट जो है वो यूज किया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मजा आएगा ना। कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर ही कंट्रोल आ रहे हैं ना, कितने कंट्रोल है खुद देखो कि एलएलएम की इनपुट आउटपुट तक पूरे कंट्रोल है। और इवन अगर आप टूल कंडीशन और उसका टूल नोड यूज नहीं करते तो फिर तो और भी है अपनी, यानी एलएलएम ने कहा कि टूल कॉल करो, वो भी आप खुद से कॉल कर रहे होंगे उसकी आउटपुट को देख के, ढूंढ के सारी चीजें, तो कितने ज्यादा कंट्रोल है हमारे पास, समझे। ये एक हमने छोटी सी जो है ना चैट एजेंट बना लिया जिसमें ये मैसेजेस की सर्च, इसी को हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और हर एक एक स्टेप लैंग्राफ में हम फर्दर जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो आप लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। अब रियल प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि बाकी जो हमने किए थे जेंटेस्टिक के वो थोड़ा सिंपल है, उसको देख के समझ आ जाती है। ये जब तक करेंगे तो समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें जो आपको भी समझ नहीं आई हैं वो जब तक हाथ से नहीं होंगी तो हाथ से गुजरेगी नहीं। सही है, इसको डिटेल में जाना है, इनपुट आउटपुट चीजें ये सारी देखनी है ताकि हम फर्दर जो है वो कर सकें।